नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और ये कार्यक्रम है संप्रति। आज के ज़माने में जब बात होती है कि भारत तेज़ी से विकास कर रहा है और विकास की जो प्रक्रिया है इसमें महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी है, तो एक सवाल मन में उठता है कि ठीक है, ये भागीदारी सच में हर जगह समान है या कहीं कहीं पे कुछ कमी बेसी है, कि कुछ कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है। और ख़ासकर झारखंड जैसे राज्य में या इस तरह के दूसरे राज्यों में जहाँ आदिवासी आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ जनजातीय आबादी है, जो जंगलों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, तो होता है कि ऐसी जगहों पे क्या सच में महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है, क्या उनका सशक्तिकरण हो रहा है, क्या महिलाओं को वो अधिकार मिल पा रहा है जिसका वर्णन भारत के संविधान में है या जो उनको मिलना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं आदिवासी महिलाओं में के सशक्तिकरण पर, और इस पर बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को अपने स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं नीता हेम्ब्रोम जी का और अनिमा बाजी का। दोनों ही लोग झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनिमा जी पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आती रही हैं, तो जो लोग लगातार देखते हैं हमारे कार्यक्रमों को वो आपको पहचानते हैं। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। क्योंकि अनिमा जी से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम का। कहाँ पाती हैं आज तो 2022 हो गया, कहाँ है एम्पावरमेंट का स्तर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज हमारी जो महिलाएं हैं काफ़ी आगे आ चुकी हैं और इसका जो स्तर है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कोविड के बाद थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ है और चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं। अच्छा, तो जो मतलब खासकर पढ़ाई को लेके बात बार बार होती रहती है कि गांवों में जो महिलाएं रह रही हैं उनके एजुकेशन को लेके बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। हालांकि कस्तूरबा विद्यालय हैं, लेकिन फिर भी वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। तो शिक्षा के स्तर पे कहाँ पे हैं हम लोग आज? शिक्षा के बारे अगर देखा जाए तो वह काफ़ी पिछड़ा हुआ है अब फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से स्थिति बनी हुई है गाँव में, खासकर जिनके पास मोबाइल नहीं है, या शहरों में भी देखिए वैसे लोगों के पास जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो शिक्षा से एकदम ही वंचित रह गए हैं। और जहाँ पर ये नेटवर्क इंटरनेट का ज़माना है और लोग इसी के ज़रिए शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी सही बात है कि जिनकी पहुँच नहीं है, जिनके पास है नहीं, वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो भाई बहुत दिक्कत है। अच्छा। और ये दिन ब दिन पिछड़ते ही जा रहे हैं। अनीता जी, आप लोग तो गाँव में घूमती रहती हैं, महिलाओं से इंटरेक्ट करती हैं, क्या समस्या महिलाएं बताती हैं, खासकर जो आदिवासी महिलाएं? बिल्कुल, जैसे गांव में हमारी जैसे महिलाएं हैं उनके बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। खास करके जैसे अभी आपने जो प्रश्न किया अनिमा जी से कि शिक्षा, जो महिला शिक्षित है वो थोड़ा बेहतर जीवन यापन में है, लेकिन जो शिक्षित अशिक्षित हैं और अपना जीवन यापन में संघर्ष कर रही हैं, तो उनके संघर्ष का जो ये है कहानी है वो बिल्कुल हमारे संघर्ष और उनके संघर्ष में बहुत अलग है। हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और ये जो है कि हम क्योंकि शिक्षित नहीं हैं, हम दूसरों पर डिपेंड है, हमारी खेती कम है, क्योंकि हम आदिवासियों में महिलाओं के नाम पर ऐसा कोई संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी खेती नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है जिसमें हम अपने तरीके से खेती कर। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि मैं गेहूँ लगाऊं, या फिर तो आपकी इच्छा है गेहूँ लगाऊं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सब्जी लगा करके मैं अपना कैश क्रॉप, अपने समाज, अपने परिवार का भरण पोषण करूं। वो नहीं चाहती मैं 1 साल रुकूं, वो चाहती हैं कि मैं 6 महीने में अपना उपज पूरी करके उसको बाज़ार में लाऊं और उससे अपना उत्पादन से अपना पैसा इनकम जनरेट करूं। पर यही चीज़ है, जो पढ़ी लिखी हैं तो बाहर काम करने निकल जा रही हैं, और जो गांव में है अशिक्षित हैं तो उसका संघर्ष अलग है। तो कई सारी चीज़ें हैं कि जो ये हेल्थ ग्रुप्स काफ़ी खुले हैं, जहाँ पे महिलाओं ने अपनी टीम बना ली है और वो बैंकिंग भी कर रही हैं, गांव में अपने हिसाब से चला रही हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसका कितना असर पड़ता है महिलाओं के सशक्तिकरण पर? काफ़ी असर पड़ता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पर काफ़ी सशक्त है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि महिलाएं खुद से अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती हैं, और आपस में ही समूह में, जो समाज में जो भी इनके बीच में होता है या जो समस्याएं हैं, इसका वो चर्चा करती हैं, और जो भी निर्णय लेना है वो स्वयं सहायता समूह के जरिए
आपस में चर्चा करके वो निर्णय लेती हैं। ये एक सशक्तिकरण के लिए अच्छा इंडिकेटर या सांकेतिक है। अच्छा, जो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, खासकर जी। जब ठीक है पढ़ाई हो भी गई और एक समान जितनी जितनी पढ़ाई होनी चाहिए पढ़ाई होगी, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या महिलाओं को वो अधिकार मिल पाता है जो मिलना चाहिए बराबरी का? जी, अभी तक तो हम लोग उसकी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में हमारी जो संख्या है, महिलाओं की जो संख्या है बहुत कम है पुरुष के बदौलत, और उसको कंप्लीट कर में जो कि क्योंकि हमारी ग्रामीण महिलाएं को वो परिवेश नहीं मिल पाता है जो हमारे शहरी महिलाओं को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं होती, बहुत सारे कोचिंग होते हैं, जैसे अभी अनिमा जी ने कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ पढ़ेगी? कौन ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो गांव में चला रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। वो खुद से अपनी मेहनत करके अपने आप को तैयार करती हैं। तो उसका तैयार करना और हमारे जो शहरी महिलाएं हैं उसका तैयार करना में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैं पुनः कहूँगी कि फिर हम वही गैप में आ जाते हैं कि हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो बेचारी पीछे रह जाती हैं। अच्छा, और सबसे बात होती है कि परिवार के लेवल पे, कि परिवार में आपको बड़ा सपोर्ट मिल जाए तो फिर आगे काम करना आसान हो जाता है। हालांकि ये सभी, सिर्फ जनजातीय महिलाओं की बात नहीं है, सभी महिलाओं की बात है कि परिवार में कई जगहों पे ऐसी चीज़ें आती हैं कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उतना इतना मिलना चाहिए। परिवार कैसे सपोर्ट करे किसी महिला को एम्पावर्ड करने में? महिलाओं को सबसे ज़्यादा मानसिक, इसकी मतलब मानसिक रूप से अगर महिला सबल है तो निश्चित है वो अपने निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ाएगी। और जितने भी हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की बात करते हैं, इनको हर तरह, हर क्षेत्र में सपोर्ट मिलना ही चाहिए। जिसमें मानसिक अशांति रहेगा तो महिलाएं ऐसे ही विचलित हो जाएंगी, और वो अब समझ सकते हैं परिवार का ख्याल वो किस तरह कर सकती हैं, या अपने बच्चों की या समाज के लिए वो कैसा उदाहरण पेश कर सकती हैं। ये उनकी मानसिकता पर मतलब निर्भर करता है। साथ ही उनको जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से शिक्षा के लिए उनको काफ़ी सपोर्ट देना चाहिए, रोजगार के अवसर भी देने चाहिए। तो हर क्षेत्र में इनके विकास के लिए सपोर्ट जरूरी है। अच्छा, और एक और चीज़ है कि जब झारखंड में बैठकर हम लोग बात करते हैं, उड़ीसा के राज्यों में भी जी, तो होता है कि महिलाओं का बड़ा पलायन हो रहा है। पुरुषों का भी है कि महिलाओं का ज़्यादा है, क्योंकि घरेलू काम में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। कुछ अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन शोषण ही बहुत ज़्यादा है। जी हाँ। बहुत सारी कहानियाँ वैसी आती हैं जो हम लोग नहीं चाहते हैं सुनना। बिल्कुल। तो ऐसे में जो पलायन है महिलाओं का ऐसे राज्यों से, उसको कैसे रोका जाए और क्या करना चाहिए सरकारों को और समाज को जिससे कि इस पर रोक लगाई जा सके? देखिए, पलायन को रोकने के लिए हमें सबसे बड़ा कदम उठाना है सरकार को, और हमारे जैसे संस्थाएं भी उसको मददगार साबित कर सकती हो सकता है, कि क्योंकि हमारे पास अवसर बहुत कम हैं। शिक्षा के साथ साथ अगर जो शिक्षित हो भी रही हैं तो उनके लिए रोजगार का अवसर नहीं है, और जो अशिक्षित हैं उसके पास कोई ये नहीं है कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। गांव में रह के खेती के सिवा वो हमारा क्या हो जा रहा है, सीजनल खेती हो रही है। हम सिर्फ वर्षा आधारित हैं, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को अब चाहिए कि अगर हमको उन्नत करना है, हमें पलायन रोकना है, तो पलायन रोकने के लिए हमारा जो कृषि पर आधारित हम हैं, अगर हम कृषि आधारित हैं तो हमको क्या करना है कि हमें सारी व्यवस्थाएं देनी होंगी, प्रावधान देना होगा, ताकि हम उस उचित समय पर ना सिर्फ एक खेती दो खेती पर हम पूरे वर्ष हम खेती करते रहें। ये एक बड़ी एक ऑप्शन है हमारे पास। और दूसरा, स्वरोजगार के लिए, स्वरोजगार में हमारे पास बहुत सारे रोजगार हैं आज के समय में। लाह है, आपका मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, बहुत सारी आजकल महिलाओं को सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। उस प्रशिक्षण के द्वारा उनको हम स्वरोजगार की ओर अगर हम अग्रसर करते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं तो पलायन काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। अच्छा,
और एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जब गाँव में आप लोग जाती हैं, महिलाओं से बात होती है, तो उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं? उनको कहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या हम ये कर सकते थे और हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो जाता तो हम ये कर लेते? कई बार क्या है कि महिलाएं खुद को ऐसा महसूस करती हैं, लेकिन ऐसे समय में ना उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और उनको ये एहसास दिलाना चाहिए, मौका दे करके, एक अच्छा अवसर दे करके, ताकि वो अपने अंदर जो क्षमता है उसको और ज़्यादा उजागर कर सकें। और बेशक इनको हर चीज़, हर क्षेत्र में इनको आगे बढ़ना पड़ता है, जिसमें हर तरह की समस्या आती हैं, जिसमें अभी अभी आपने पलायन का जिक्र भी किया। और क्योंकि झारखंड में ज़्यादा महिलाएं अपने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के लिए वो जिम्मेवार होती हैं और सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन पे रहता है जी। इसीलिए उनको एक अच्छे अवसर की तलाश, खासकर नौकरी, पढ़ाई, शिक्षा, इसके लिए वो अपना पलायन करते रहती हैं। लेकिन यहाँ पलायन और एक मतलब क्या बोले, अच्छे के लिए पलायन करना वो अच्छी बात है। हाँ, अगर आपकी बेहतरी हो रही है तो आपको बाहर जाना चाहिए, आप जा सकती हैं। लेकिन अगर आपका शोषण हो रहा है तो फिर नहीं, आपको शोषण के लिए हमको उसको रोकना होगा। और अगर अपने भविष्य की, बेहतर भविष्य के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने समाज के लिए अगर वो जा रही है तो बिल्कुल जाए। हम लोग भी अपने पलायन करके ही हम यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। हाँ, अपना काम करें, अगर हम अपनी स्वतंत्रता के साथ, तो ये तो ठीक है, अपनी आज़ादी के साथ काम करें। एक चीज़ और बताइए कि जो जैसे जो आप लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो NGOs हैं, NGO का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है महिलाओं को आगे लाने में। खासकर झारखंड में जब हम लोग देखते हैं तो कई सारी गांव की लड़कियां बाहर बहुत शानदार काम कर रही हैं। NGOs किस तरह से भूमिका निभाते हैं अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट में और महिलाओं को उन्नत करने में? जी हाँ, संस्थाएं का बहुत बड़ा भागीदारी है, योगदान है महिलाओं को सशक्त करने में। अगर आप किसी भी महिलाओं से बात कर, कोई भी एक महिला जो आज अच्छी नेता है, अच्छी वक्ता है, उससे अगर आप पूछ लेंगे कि आप कैसे अच्छी वक्ता बनी, कैसे अच्छी नेता बनी, तो किसी न किसी संस्था का बैक सपोर्ट उनको रहता है कि क्योंकि हम उनको प्रशिक्षण देते रहते हैं बोलने के लिए, आगे आने के लिए, हर एक मौके को उसका वो तराशने का काम हमारी संस्थाएं करती हैं उन महिलाओं को। मैं खुद भी एक सोशल वर्कर हूँ और NGO से आती हूँ, तो मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि आज मैं यहाँ बैठ के इस लायक हूँ कि मैं 2 शब्द कह सकूं, तो ये NGO का भी बड़ा हाथ है। नहीं, आप जैसी महिलाओं को देखकर ही ये लगता है कि नहीं कहीं पे सशक्तिकरण है और इससे और लोग निश्चित तौर पे प्रेरणा लेते हैं। ये जब आती है बात समाज में पुरुषों के और महिलाओं के समन्वय की या उनकी भागीदारी की, तो लगता है कि नहीं शहर में जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उनके पास अवसर है, गाँव में अवसर कम है। तो क्या करना चाहिए लोगों को, समाज को या सरकारों को या NGOs को, जिससे गाँवों में जो महिलाएं रहनी हैं उनको भी वही अवसर मिल पाए, वो भी वहाँ से निकल के आ पाएँ, जो आप ठीक ही करेंगे, पलायन उनका अच्छे तरीके से हो, और डॉक्टर, इंजीनियर बन के या सोशल एक्टिविस्ट बन के बाहर जाए, ना कि घरेलू नौकर। बिल्कुल, हमने प्रशिक्षण की बात कही आज, अगर और शिक्षा, ये 2 बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाएंगी हमारे समाज को, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि महिलाओं में शिक्षा की कमी है। अब हमारी महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं, जो छूट चुकी हैं, जो नहीं बोलेंगे बिल्कुल अशिक्षित हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े शिक्षा पा करके अपने पढ़ाई को आगे नहीं कर सकी। तो ऐसे महिलाओं के लिए हम ऐसा व्यवस्था करें जिसको हम स्वरोजगार के से जोड़ के, जैसे हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे मुर्गी पालन को छोटे मोटे व्यवसाय दे करके, पत्ता का व्यवसाय हुआ, और बहुत सारे व्यवसाय हैं। आपका वन उत्पादक से जो चीज़ हम उत्पाद को लाते हैं उसको हम कैसे फूड प्रोसेस में कन्वर्ट करें, और उनके बीच में काम, उनको एक ग्रुप में बांट करके उनके प्रोडक्ट को लेकर के हम कैसे आगे लेके आएँ, जोड़ना है एक स्टेप बाय स्टेप, एक नीचे से बीच से ऊपर, इस तरह के स्तर में अगर हम लाते हैं तो वो भी हमारी तरह जैसे शहरी महिलाएं हैं वे भी आज आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे क्षेत्र में हो रहा है, जो SHG ग्रुप आपने कहा है, उस ग्रुप के माध्यम से बहुत महिलाएं आगे बढ़ रही है। आज हम ग्रुप के माध्यम से, आप जानते हैं जो गुजरात में बहुत सारा आंदोलन चल रहा है,
बहुत सारे जगहों पे चल रहा। हमारी झारखंड में भी बहुत सारी महिलाएं कर रही है और उसको हाँ अभी अननोन है, लेकिन आने वाले दिनों में आप बिल्कुल सुनेंगे उनके हम लोगों नाम। ने देखा कि रानी मिस्त्री, टैबलेट दीदी, या। महिलाओं को अगरबत्ती बना रही है, महिलाओं का तो बिल्कुल, शानदार बिल्कुल, काम बिल्कुल। है इसमें। ऐसे मेरे दृष्टिकोण से जी सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है और कई सारे योजनाएं सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं हैं। और इसमें ये होना चाहिए कि इन योजनाओं को सही तरह से उन महिलाओं तक जो इच्छुक हैं उन तक पहुँचे। बिल्कुल। यहाँ पे एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर समन्वय, जिसको कोऑर्डिनेशन बोले, ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके बीच में, साथ में जो हमारे ऑफिसर्स हैं या जो इसको लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन दोनों के बीच में एक आपसी समन्वय होना चाहिए, ताकि इन जिन महिलाओं को जो पहुंचना है वो सही तरह से पहुंच सके। हम ये बोलना चाहेंगे कि सही समय पे सही जानकारी एक अलग दिशा दे सकती है। बिल्कुल, मैं भी इनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक आप उनको सही समय पर सही चीज़ नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ हैं। आज आपने सही मौके पर हम सबको मौका मिला तो आज हम यहाँ पाए जाते हैं। तो उनके बीच में अगर सही समय पर सरकार जितनी योजनाएं दी हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से, उन तक पहुँचने पे और अधिक प्रयास किया जाए संस्थाओं की ओर से, सरकार की ओर से, तब हमारी महिला और अधिक उन्नत पाई जाएंगी। एक चीज़ और है कि जब होती है कि भाई आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो जब आप बनाएंगी अपने अपने कानून को खुद ही बनाएंगी, तो होता है कि राजनीति में महिलाओं का रहना जरूरी है। बिल्कुल। और संख्या बढ़ी भी राजनीति में महिलाओं की, लेकिन जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी संख्या अभी कम है। अभी हम लोग खोजते हैं तो जोबा मांझी जी, गीता कोरा जी का नाम आता है, बहुत ज़्यादा नाम हमारे पास नहीं है। तो ये कैसे जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो राजनीति में भागीदारी है आदिवासी महिलाओं की, ये सवाल मेरा आप दोनों ही लोगों से, आप दोनों लोग एक एक करके जवाब दीजिए, ये कैसे बढ़ाई जा सकती है? वेल, एक अगेन जो इनको अवसर देना चाहिए, और कई सारी चीज़ों में हमारी जो महिलाएं पीछे हैं वो है आर्थिक सशक्तिकरण। बिल्कुल। इसकी वजह से वो पीछे पड़ जाती हैं। निर्णय लेने की जो क्षमता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से इनको निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ा जो बाधा उत्पन्न करता है वो है आर्थिक रूप से महिलाओं का थोड़ा कमज़ोर होना। और इसी आर्थिक कमजोरी की वजह से वो महिलाएं फिर पुरुषों पर निर्भर करती हैं। मेरा मतलब घर के अन्य सदस्यों पर, जैसे महिला अपने पति पे डिपेंडेड है, या शादीशुदा नहीं है तो अपने भाई पे, पिता पे डिपेंडेड है। लेकिन जिस दिन महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगी तो निश्चित है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी आएगी। आप बताएं अनीता जी, कैसे राजनीति में आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, राजनीति में बढ़ने के लिए बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन गिने चुने नाम हमें दिखता है क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जब हम गांव स्तर पे देखते हैं तो छोटी छोटी राजनेताएं हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिनको हम नहीं देखते हैं, जिनको हम नहीं पूछते हैं। तो उनमें अगर हम उनको चुन के लाएं, अपने सत्ता के साथ जोड़े, जब हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको हम टिकट दें, उसके लिए हम कुछ करें, तो हो सकता है हमें से और कई महिलाएं निकलेंगी। आप 2-3 की महिलाएं, 2-3 के नाम ले रहे हैं, हो सकता है ऐसे 10 महिलाएं हैं जो तैयार बैठी हैं, जो मौके का इंतजार कर रही हैं कि मुझे कब लोग आके देखें और समझें और जानें। क्योंकि जब राजनीति की भागीदारी होगी तो आप अपना निर्णय खुद ले पाएंगे, अपना कानून बना पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, और ये एक है कि जब आप बाहर के महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं, कि आप लोग बाहर के कार्यक्रमों में जाती हैं, जो गैर आदिवासी महिलाएं हैं और जो हमारे यहाँ हमारी बहनें जो आदिवासी महिलाएं हैं, इन दोनों में क्या कुछ गैप दिखता है? इनके रहन सहन में, इनकी बोलचाल में, इनके सोचने के तरीकों में क्या कोई गैप आप लोग को दिखता है? अगर वो दिखता है तो क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? या बिल्कुल, गैप तो नज़र आता है, वो ऐसे ही आपको देखने में भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं वो निर्णय तो खुद से ले सकती हैं और उनमें वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है कि वो हर चीज़ वो कर सकती हैं जो खुद से करने के लिए ठान लेती हैं। लेकिन जब इनको बोलना
बोलने के लिए मौका दिया जाए या काम करने के लिए दिया जाए, तो इनमें जो गैप आते हैं ना, वो फोकस नहीं रह पाती हैं। तो ये मुझे बड़ा गैप दिखता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी काम में। और जिस तरह से जो गैर आदिवासी महिलाएं अपने काम के प्रति एकदम फोकस हैं, और जब काम की बारी आ रही है तो दूसरा चीज़ साइड में और अपना उद्देश्य पहले उस पे है। और हमारी महिलाएं, मतलब आदिवासी महिलाएं, उनमें क्षमता है, लेकिन वो पता नहीं क्या चीज़ का इंतज़ार करती हैं। एक अवसर देने की बात तो करती हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें वो क्षमता थोड़ा कम है। अनीता जी, आपका कहना है? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि गैर आदिवासी और आदिवासी महिलाएं, क्योंकि हम थोड़ा सा अपने आप को मानसिकता हमने बना लिया कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ, मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं अगर ऐसा बोल दी तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो अपने आप में वो सीमित रह जाती हैं, वो अपने आप को बैकफुट में पाती हैं। अगर यही संख्या 2-3 और हो जाए तो शायद हम एक योद्धा की तरह तैयार हो जाएं, उनसे आगे बढ़ जाएं, और बढ़ भी रही हैं। लेकिन जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, उसमें आदिवासी और गैर आदिवासी, आप देखिएगा जो ग्रुप भी हमारे चलते हैं, SHG ग्रुप और चलते हैं, उसमें कुछ मिक्स ग्रुप होते हैं, सिर्फ आदिवासी महिलाएं होती हैं और कुछ गैर आदिवासी महिलाओं की होती। तो गैर आदिवासी महिलाएं बहुत आगे बढ़ जा रही हैं, और आदिवासी महिलाएं सोच रही हैं कि मेरे पास जो पैसा है मैं क्या करूंगी। उसके पास निर्णय लेने की क्षमताएं कम हैं, और डरती हैं कि अगर मैं ये पैसा क्योंकि उसके पास उस तरह का प्रशिक्षण उनको नहीं मिला, वो क्योंकि हमारे समाज में खेती छोड़ के और हम कुछ नहीं जानते हैं। अब वो तो बहुत तरह के काम कर रहे हैं उनके पुरुष, तो अपने पुरुष को देख करके भी उनको कॉन्फिडेंस आता है, और हमारे पुरुष को देख करके उनको लगता है पता नहीं मैं अगर इस जो भी मैं व्यापार करूंगी उसमें मैं सफलता पाऊंगी भी या ना पाऊंगी, या मेरे जो पैसे हैं वो मतलब बर्बाद हो जाएंगे, फिर से हमारा पैसा ये हो जाएगा। ऐसा सारी चिंताएं उनको, बहुत सारी मन में आशंकाएं हैं, कॉन्फिडेंस कम है। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना हमारा जिम्मेवारी है, सरकार का जिम्मेवारी है कि हम कैसे अपनी महिलाओं को लेके जाएंगे ताकि ये जो गैप है उनको हम कम कर सकें। इसको या तो ऐसे कह सकते हैं कि आदिवासी महिलाएं दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचती है। ये तो महिलाओं के साथ कॉमन बीमारी है। ये एकदम सही बोली। फिर भी मैं एक सवाल, क्योंकि मेरे पास अब 2 मिनट का ही वक्त बचा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज से पहले का, ठीक है ज़माना तो लगातार बढ़ रहा है ना, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, ये कितना चेंज हुआ और आपको क्या भविष्य दिखता है आने वाला? काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, और आगे आने वाले दिनों में ये दिखने को आ रहा है कि आज जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आज की जो नवयुव पीढ़ी है, खासकर महिलाएं, हर क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसके जरिए ये और तरक्की करते जाएंगे। अनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। पीछे अब तुम देख रहे हैं कि हम पिछले 10 सालों में, आप देखिएगा मैं कहाँ थी और आज हम खुद देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। इसमें सबसे बड़ा मतलब ये जो भागीदारी है सरकार का है और संस्थाएं का है, और शिक्षा है जो गांव-गांव कुछ जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, उनके द्वारा महिलाओं को शिक्षण प्राप्त हो रहा है। फिर खेल के क्षेत्र में देखिए, हॉकी के क्षेत्र में देखिए, हमारी महिलाएं कितनी आ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में इस तरह की और महिलाओं को और अधिक प्रशिक्षण दे के, खेल का, पढ़ाई का, व्यवसाय का अगर हम करके शुरुआत करेंगे, शुरुआत हो चुकी है लेकिन इसको और अधिक बढ़ाएंगे, तो आने वाले 10 सालों में हम अपनी गांव की महिलाओं को इस जगह में देखेंगे। चलिए, आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और निश्चित तौर आपने बहुत अच्छी बात की। चलते चलते ये बात छूट रही थी कि खेल के क्षेत्र में तो हमारी महिलाएं कमाल कर रही हैं। हमारी लड़कियां जब जाके जापान में खेलती हैं और विदेशों में हवाई जहाज पर चढ़ कर जाती है तो हमारा सीना तो चौड़ा होता ही है। तो मैं उम्मीद करते कि आने वाले सालों में महिला सशक्तिकरण के मामले में झारखंड की जनजातीय महिलाएं और भी आगे बढ़ेंगी। मुझे भी इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।